पेज नंबर 86 पर यहां पर आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मिला बच्चों? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हम क्या बात करना चाह रहे हैं कि एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस। और यहां पर इनर शेल में सब जगह पर इलेक्ट्रॉन इस जगह प्रेजेंट होंगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब एक एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन करना। एटम बोलता है मैं ऑलरेडी न्यूट्रल हूं, अगर न्यूट्रल हूं तो मैं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर क्यों एटम को अनबैलेंस किया जाए? तो फिर हमने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन तो गेन करना हमारा प्रोसेस है, तो इलेक्ट्रॉन तो हम गेन करेंगे, यानी x से x माइनस तो हमें बनाना ही बनाना है। तो फिर बोला गया कि इस एटम में से एनर्जी को क्या कर दो? खाली कर दो, और जो एनर्जी खाली होगी उसके बदले में एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। यानी इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा तो बदले में रिवर्स में कुछ एनर्जी को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। दैट्स व्हाई हम ऐसा बोलते हैं कि मेनी एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यानी हमारे पास अगर क्वेश्चन बोला जाए, जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बट इसमें प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है कि एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर यदि बढ़ा जाए तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर ज्यादा है। न्यूक्लियस इनवाइट कर रहा है इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आ जाओ, एटम बोल रहा है मैं न्यूट्रल हूं, तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और जब ऐसा होगा तो बदले में एनर्जी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? रिलीज। यानी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो मोर एक्सोथर्मिक प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा, या यूं बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये सारा एनालिसिस यहां पर इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, जरा ऑब्जर्व करें और इसको अंडरलाइन भी करें। यहां पर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैस, मिला बच्चों? देखो यहां पर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल gaseous atom X to convert it into a negative ion, negative ion मतलब anion, the enthalpy change accompanying the process is defined as the electron gain enthalpy delta H Eg। यहां पर एक एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन करके उसके एनायन में कन्वर्ट होने पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसको इंडिकेट करते हैं डेल्टा एच ईजी से। लेकिन आप लोगों ने एक पॉइंट ऑब्जर्व किया होगा कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हर बार एक एनर्जी का नाम दे रहे हैं, बट एक क्वेश्चन हमारे से यहां पर आता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इस जगह पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या अंतर है। तो यहां हम लोग बात करें डेल्टा एच ईजी इक्वल टू माइनस ऑफ ई है। जरा बच्चों ऑब्जर्व करना कि एक एटम में जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इस जगह पर जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज कॉल्ड, यानी एनर्जी की टर्म्स में जब भी हम बात करेंगे वो कहलाएगा डेल्टा एच ईजी, और हमने बोला है कि ये एक रिलीज एनर्जी है। बट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रिलीज एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसी का ही एक और पार्ट है जो न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्शन किया गया है। न्यूक्लियस ने बोला बाहर वाले इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाओ, तो न्यूक्लियस ने जो आवाज लगाई बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यानी अफेक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यानी न्यूक्लियस के द्वारा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर केवल और केवल एक अट्रैक्शन होता है जिसे हम लोग नाम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यहां पर यानी जो अट्रैक्शन हुआ वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या तो पॉजिटिव होगा या फिर ये क्या होगा? जीरो। अब यहां हमने जीरो वर्ड किसके लिए लिखा? कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करता है? स्टेबिलिटी के लिए। बट अगर यदि किसी का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल दिया हुआ है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? तो बच्चों अगर हम न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर के रेस्पेक्ट में बात करें, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के रेस्पेक्ट में, अट्रैक्शन या तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव, या फिर ये होगा
जीरो। अगर कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल है, अगर यहां पर कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन यहां पर स्टेबल है, स्टेबल में जैसे इनर्ट गैस हमारे पास आ गए, नाइट्रोजन यहां पर आ गया, बेरिलियम मैग्नीशियम यहां पर आ गए, इनके कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल माने जाते हैं और इनके लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जीरो हम लोग बोल सकते हैं, या हम इसको कंपेयर करें डेल्टा एच ईजी के रेस्पेक्ट में। डेल्टा एच ईजी हमारे पास एक एनर्जी की टर्म्स में होता है और ये मॉडर्न मेथड होता है। डेल्टा एच ईजी हमेशा एनर्जी की बात करता है और ये बोलता है या तो प्रोसेस एंडो होगा या प्रोसेस कैसा होगा? एक्सो। यहां पर जीरो वाला वर्ड बात नहीं की जाती, यानी कि हम बात करें इस जगह पर डेल्टा एच ईजी के रेस्पेक्ट में या तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी कि एनर्जी यहां पर रिलीज हो रही है और यहां एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब। इस जगह पर एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब। अब एब्जॉर्ब न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है तो हमने कहा एनर्जी रिलीज करनी है। अगर कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल है तब तो ये एनर्जी क्या करेगा? रिलीज, क्योंकि वो क्या होना चाहता है? स्टेबल। लेकिन अगर यदि कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी स्टेबल है तो वो भला इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करेगा? तो फिर यहां पर ये बोला जाता है कि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला, जैसे इनर्ट गैस हमने यहां पर बात किया है, जैसे इनर्ट गैस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बेरिलियम मैग्नीशियम हो गए, तो यहां पर इनके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं होती, इसलिए यहां पर प्रोसेस कैसा होगा? एंडो। और यहां प्रोसेस कैसा होगा? एक्सो। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। जरा ये बताओ, क्या यहां बेरिलियम स्टेबल है? क्या नाइट्रोजन स्टेबल है? इस जगह पर यहां पर ये नाइट्रोजन स्टेबल, नियोन स्टेबल, ये तीनों ही एलिमेंट क्या हैं? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो बेरिलियम और यहां नाइट्रोजन और नियोन के लिए ये प्रोसेस कैसा होगा? एंडो। क्या लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है? नहीं। क्या बोरोन कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है? नहीं। ऑक्सीजन फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है? नहीं। तो अब हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट बच गए लिथियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो डेल्टा एच ईजी भी बढ़ता ही चला जाएगा। यानी बताओ कौन इलेक्ट्रॉन गेन करके सबसे पहले स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा? हमारा आंसर आ जाएगा फ्लोरीन, क्योंकि हैलोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके तुरंत इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं। दैट्स व्हाई डेल्टा एच ईजी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर हमारे पास बन गया लिथियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। एक पीरियड में हैलोजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, जबकि यहां पर अगर बात करें तो बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियोन की डेल्टा एचईजी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे क्या होगी? मिनिमम। यही हमारे को यहां पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बच्चों अंडरलाइन करो। बहुत ही सुंदर पैराग्राफ यहां पर दिया हुआ है, इसको अंडरलाइन करें। दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक जब कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो? स्टेबल। एक्सोथर्मिक जब कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो? नॉर्मल। आई थिंक अब आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और लग रहा होगा कि एनसीईआरटी में बहुत ही छोटे छोटे तो पॉइंट लिखे हुए हैं और हमारा क्वेश्चन हम लोग बहुत ही अच्छे से एलन में मेहनत करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने बहुत ही इजी वे में लिखा हुआ है। अंडरलाइन करो बच्चों पैराग्राफ को। फॉर मेनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स द हैलोजन, 17 में कौन आ गया? हैलोजन have very high negative electron gain enthalpy because they can attain stable noble gas electronic configuration by picking up an electron। इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो बहुत जल्दी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा हाई नेगेटिव होगी। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट और याद रखना बच्चों, यहां पर कई बार ये बोला जाता है इस जगह पर
कि डेल्टा एच ईजी नेगेटिव के साथ ऑर्डर निकालें। जैसे सपोज आपको यहां पर बोला गया है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। यहां पर देखो इस जगह पर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। आपसे बोला जाए मोस्ट नेगेटिव डेल्टा एच ईजी सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो बोलो मोस्ट नेगेटिव। सर नेगेटिव का मतलब तो डाटा कब हो गया? नहीं 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 नहीं, नेगेटिव डाटा क्या इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज। और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतना ही ज्यादा। तो बच्चों आपको नेगेटिव वर्ड पर नहीं जाना है, आपको तो ये देखना है कि जितना ज्यादा नेगेटिव डेल्टा एच होगा एनर्जी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? रिलीज होगी और उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और यहां पर थर्ड पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होगी? क्लोरीन की। या मोस्ट नेगेटिव डेल्टा एच किसका होगा? क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बहुत जल्दी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। तो कभी भी नेगेटिव डाटा में नहीं जाना। नेगेटिव का मतलब तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है और जितना ज्यादा रिलीज एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। इस बात को यहां पर इन्होंने टेबल नंबर 3.7 में भी इंडिकेट किया है। तो बच्चों एनसीईआरटी के इसके अगले पेज नंबर 87 पर टेबल नंबर 3.7 पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो स्टूडेंट यहां टेबल नंबर 3.7 दिया गया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए। तो यहां डाटा हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें इन डाटा के अकॉर्डिंग ऑर्डर को अरेंज करना है, क्योंकि हमारा यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। हाइड्रोजन के लिए -73, लिथियम के लिए -60, सोडियम के लिए -53। यहां पर इस जगह नेगेटिव डाटा कम होता जा रहा है और हम जानते हैं कि डेल्टा एच का डाटा जितना ज्यादा नेगेटिव होगा अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर सपोज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम को अगर यदि हम कंपेयर करें इन डाटा के अकॉर्डिंग तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी हो जाएगी? यहां पर। या फिर आपको बोला जाए नेगेटिव डेल्टा एच का ऑर्डर, तो नेगेटिव डेल्टा एच तो सबसे ज्यादा किसकी है? हाइड्रोजन की नेगेटिव डेल्टा एच सबसे ज्यादा है। तो नेगेटिव का मतलब आप किसको कंपेयर कर रहे हो? हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो बच्चों ये बात बिल्कुल क्लियर समझ लो कि अगर क्वेश्चन में लिखा जाता है कंपेयर द फॉलोइंग एलिमेंट इन नेगेटिव डेल्टा एच डाटा, तो आप ये बात याद रख के चलो कि आपको नेगेटिव के अंदर नहीं जाना। नेगेटिव का मतलब तो होता ही क्या है? इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और डेल्टा एच नेगेटिव ज्यादा जितना है उतना ही अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, जैसा हम लोगों ने यहां से ऑर्डर में भी देख लिया। इसी प्रकार से यहां पर देखो इस जगह पर थोड़ा सा एक ऑर्डर इस जगह पर ऑक्सीजन फैमिली में चेंज होता है। यहां पर इस ऑर्डर को जरूर याद रखो। यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव डाटा किसका है? सल्फर। और उसके बाद कौन आ गया? सेलेनियम। फिर उसके बाद कौन आ गया? टेल्यूरियम। फिर उसके बाद कौन आ गया? पोलोनियम। लेकिन ऑक्सीजन की है तो डाटा नेगेटिव, लेकिन ऑक्सीजन का डाटा सबसे कम आ गया, यानी सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम और फिर उसके बाद यहां पर आ गया पोलोनियम और सबसे कम कौन आया? ऑक्सीजन। तो यह बात याद रखो कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है, यानी कि हम इस बात को इस तरह से बोल सकते हैं कि थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकंड पीरियड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। और कुछ कुछ जगह पर सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इतनी कम हो जाती है कि वो बिल्कुल ग्रुप में सबसे बॉटम पर आ जाता है, जैसा हम लोगों ने यहां पर भी पढ़ा। इसीलिए सल्फर की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा
क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा, फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नाइट्रोजन से ज्यादा। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। देखो यहां पर फ्लोरीन और क्लोरीन में बोलो बच्चों डाटा दिख रहा है, किसका डाटा ज्यादा है? क्लोरीन का। इस बार क्लोरीन से कम किसकी आ गई? फ्लोरीन की आ गई। फ्लोरीन से कम फिर ब्रोमीन, आयोडीन और फिर एस्टेटिन। यानी यहां पर केवल और केवल ऑक्सीजन फैमिली में ही ऐसा होता है कि जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होकर कहां आ गई? पोलोनियम से भी कम। लेकिन इस ग्रुप में ऐसा नहीं होगा और यहां पर इस जगह पर क्लोरीन, देन यहां पर फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर क्या आ गया? आयोडीन। इसी प्रकार से हम कंपेयर कर सकते हैं। यहां पर देखो इन्होंने इनर्ट गैस के लिए भी डाटा दिया हुआ है, लेकिन सब डाटा कैसे हैं? पॉजिटिव। और ये प्रोसेस क्या हो गया? एंडोथर्मिक। यानी इनर्ट गैस की जितनी भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैं वो सारी कैसी होती हैं? एंडोथर्मिक। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, अभी हमने पढ़ा है और आप लोगों ने एलन केरे इंस्टीट्यूट में क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा। इनर्ट गैस, नाइट्रोजन, इसके अलावा बेरिलियम एंड मैग्नीशियम का डाटा एंडोथर्मिक होता है, यानी डेल्टा HEG का डाटा पॉजिटिव। यहां पर भी नियोन का डाटा कैसा है? पॉजिटिव। और फिर उसके बाद हीलियम का डाटा +48, नियोन एंड आर्गन। थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड में अगर कंपेयर करें, ज्यादा पॉजिटिव किसका है? नियोन का। और जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा डेल्टा HEG उतना ही क्या होगा? कम। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि आर्गन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नियोन से ज्यादा होती है। वो बात अलग है, दोनों ही डाटा कैसे हैं? पॉजिटिव। बट अगर कंपेयर करना हो तो हम कंपेयर कर सकते हैं। यहां पर देखो नेक्स्ट पेज पर इस जगह पर आप लोगों ने अंडरलाइन कर लिया होगा, एज ए जनरल रूल electron gain enthalpy become more negative with increase in the atomic number across a period. The effective nuclear charge increase from left to right across the period and consequently it will be easier to add an electron to a smaller atom. यानी जितना छोटा साइज का एटम होगा, और हम जानते हैं सेकंड पीरियड एटम का साइज एबनॉर्मली स्मॉल होता है, दैट्स व्हाई उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर कंपेयर करें तो फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन का साइज ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज एबनॉर्मली स्मॉल होता है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन कर लेगा? इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां पर टॉप टू बॉटम आने पर as we go down a group, because the size of the atom increases and the added electron would be farther from the nucleus, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, तो न्यूक्लियस बोलता है मैं इलेक्ट्रॉन गेन कैसे करूं, मेरा साइज बहुत बड़ा है। और जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पर होल्डिंग कम होती चली जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टॉप टू बॉटम आने पर कंटिन्यूअसली कम होती चली जाती है। यहां पर हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3.7 दिया गया है। क्वेश्चन है which of the following will have the most negative electron gain enthalpy and which the least negative? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड फ्लोरीन यहां पर दिए हुए हैं हमारे पास इस जगह पर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। हमें यह पता है कि यहां पर कॉन्फ़िगरेशन बोलो बच्चों क्या होगा? 3p3, यहां पर 3p4, यहां पर 3p6 और यहां पर 3p5 और यहां पर होगा 2p5। जरा ये बताओ इन सब में सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका है? फास्फोरस। तो क्या यहां इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी? नहीं, बहुत कम होगी। बट बच्चों फास्फोरस कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड पीरियड। और थर्ड पीरियड में आप जानते हो कि 3D वैकेंट होता है, और अगर यदि ये वैकेंट होता है तो फिर मेरे दिमाग में एक पॉइंट आ गया कि सर ये तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा क्योंकि इसके पास तो वैकेंट 3D है और ये तो अपनी वैलेंसी का एक्सपांशन भी कर सकता है। तो फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हो गई। अगर हम बात करें नाइट्रोजन से नाइट्रोजन माइनस और फास्फोरस से फास्फोरस माइनस में कौन एक्सोथर्मिक होगा? यस, आपने क्लास में भी पढ़ा था। यहां पर होगा कैसा? एंडो।
और जबकि ये कैसा होगा एक्सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट 3d ऑर्बिटल। लेकिन इन चारों एलिमेंट में अगर नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, क्लोरीन भी नेगेटिव है और फ्लोरीन भी नेगेटिव है। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन सबके लिए डेल्टा एच ईजी का डाटा क्या है नेगेटिव। लेकिन सबसे लेस नेगेटिव किसके लिए होगा फास्फोरस। अच्छा ये बताओ फ्लोरीन और क्लोरीन में स्मॉलर साइज किसका है फ्लोरीन का, इसलिए फ्लोरीन की टेंडेंसी कैसी होगी लेस। दोनों कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल गेन कर रहे हैं बट कौन इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा क्लोरीन। तो यहां पर क्लोरीन के लिए ये डाटा कैसा आ गया मोस्ट नेगेटिव। और पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मैक्सिमम यानी मोस्ट नेगेटिव डेल्टा एच ईजी होगा और जबकि लीस्ट नेगेटिव डेल्टा एच ईजी किसका हुआ फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है स्टेबल। यदि हम यहां पर वापस इस क्वेश्चन पर आ जाएं तो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन में हमारा आंसर आ गया लीस्ट नेगेटिव फास्फोरस और मोस्ट नेगेटिव आंसर क्या आ गया क्लोरीन। देखो इन्होंने यहां दिया हुआ भी है, आंसर में आप पढ़ सकते हो विद मोस्ट नेगेटिव hence the element with most negative electron gain enthalpy is chlorine, the one with the least negative electron gain enthalpy is यहां पर कौन आ जाएगा फास्फोरस। आई थिंक ये क्वेश्चन पूरा आपको क्लियर हो गया। और बच्चों एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट क्वेश्चन है ना ये हमारे नेट के एग्जाम में एज इट इज उठ के आ जाते हैं। हमारी पढ़ी थ्योरी पे कोई कमी नहीं है लेकिन एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठकर आते हैं। तो जो मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूं एनसीईआरटी के, इन क्वेश्चन को आप लोग एक बार जरूर अपने आप सोल्व करें और ये क्वेश्चन एड से आपको नेट के एग्जाम में जरूर मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में आप लोगों ने इतना तो डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक अट्रैक्शन की टेंडेंसी है, यानी एक आइसोलेट एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी या न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स। तो हमने ये बात करी थी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या तो पॉजिटिव होगा या केवल जीरो होगा। नॉर्मल एटम के केस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव होगा और अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जीरो होगा। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम एनर्जी की टर्म्स में बात करें, जैसा देखो इन्होंने यहां पर लिखा हुआ भी है नीचे, यहां पर एब्स्ट्रैक्ट में ये रेड लाइन के अंदर कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, हमें इस पॉइंट को भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि हम लोगों ने वो पॉइंट पहले ही डिस्कस कर लिया है बट ये पॉइंट भी हमारे लिए कई बार क्वेश्चन में हेल्प कराता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को यहां इंडिकेट किया हुआ है एई के द्वारा। इन्होंने बोला है इफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज टेकन टू एज ए पॉजिटिव। यानी एनर्जी रिलीज कब होगी जब इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन होगा। तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसा लिया जाएगा पॉजिटिव। यानी हम बात कर रहे हैं जब एटम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो नॉर्मल। क्वांटिटी टू थर्मोडायनामिक्स कन्वर्जन, अगर थर्मोडायनामिक्स रेस्पेक्ट में बात किया जाए, इफ एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड टू एड एन इलेक्ट्रॉन टू एन एटम देन द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एटम इज असाइन्ड ए नेगेटिव साइन। तो अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को एनर्जी की टर्म्स में बात किया जाए तो हम उसी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को किस में लेंगे हम लोग माइनस में। तो यहां पर माइनस साइन केवल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। सपोज अगर इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन हमने बोला कि 5 किलो जूल है तो हम अगर उसको एनर्जी की टर्म्स में बात करेंगे तो वो एनर्जी तो रिलीज होगी और रिलीज एनर्जी के लिए माइनस आता है तो हम उसी डेल्टा ए चीज को क्या लिख देंगे -5 किलो जूल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव हो गया, नहीं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अभी भी पॉजिटिव है। एनर्जी की टर्म्स में बात किया जाए तो उसी को हम लोग क्या लिखते हैं नेगेटिव। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन भी कर लें आप लोग। However, electron affinity is defined as absolute zero and therefore at any other temperature. लेकिन अगर यदि किसी और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में बात किया जाए तो यहां पर यह भी याद रखें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को यहां पर माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -5/2 RT, यानी ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है तो हम आंसर देंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच ईजी इक्वल टू माइनस ऑफ ये तो अपन हमेशा पढ़ते ही हैं जैसा अपन ने शुरू में लिखा, और अगर टेम्परेचर को भी इंक्लूड करना है तो -5/2 RT, और ये एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है। तो हमें इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठकर इस तरह से आ जाता है। आई होप
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में आपको पूरा समझ में आया होगा। वही आप लोगों ने जो नोट्स में भी पढ़ा हुआ है एलन कैरी इंस्टीट्यूट की क्लासेस में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या बात बोली गई है, पहले मैं आप लोगों को यह क्लियर कर दूं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस किस बात का है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी, आइसोलेटेड एटम, जबकि ये होती है यहां पर बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टीज। यानी एक्स और वाई के बीच में अगर कोई बॉन्ड बना हुआ है तो यहां पर इस जगह पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, सपोज एक्स के द्वारा वाई के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया गया है, ये बॉन्ड के अंदर ही ऐसा होगा। अब वाई अपना पूरा इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, और अगर वाई ने पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। यानी एक्स ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर -1 और वाई ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर +1। बट ऐसा कब होगा, जब हम इसको पूरा कंप्लीट क्या मान लें, आयनिक बॉन्ड। और जब ऐसा हो जाता है तो हम उसको ऑक्सीडेशन स्टेट में शामिल कर लेते हैं कि एक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और वाई की ऑक्सीडेशन स्टेट +1। अब हम लोगों ने बोला इसी को यहां पर कोवलेंट बॉन्ड में अगर बात की जाए तो कोवलेंट बॉन्ड में बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होगा और एक्स के द्वारा वाई के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और उस कंडीशन में एक्स पर चार्ज पार्शियल नेगेटिव और वाई पर चार्ज पार्शियल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। एक्स कहलाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव और वाई कहलाएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जबकि अगर x यहां पर आइसोलेटेड कंडीशन में होता तो x के द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी यहां पर इस जगह पर, और x से क्या बनेगा, x माइनस, ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। दैट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ वापस हम लोग यहां पर बात करें अपने प्रीवियस पेज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, इसको अंडरलाइन भी करो, देखो लिखा हुआ है in a chemical compound to attract shared electrons to itself is called electronegativity। क्लियर बात, हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, इसी में आगे अंडरलाइन करेंगे। इट इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो जूल, किलो कैलोरी पर मोल ऐसी कोई यूनिट नहीं होती। जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम लोग हमेशा एनर्जी की टर्म्स में लेते हैं, यानी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। हाउएवर ए नंबर, देखो अंडरलाइन करो, ए नंबर ऑफ न्यूमेरिकल स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल पॉलिंग स्केल हम लोगों ने क्लास में बात करी है, मुलिकन जेफ्ट स्केल ये भी हम लोगों ने बात करी है, ऑड्रेड-रोशो स्केल ये भी हम लोग नाम जानते हैं। हमारे पास इस तरह के स्केल्स हैं जिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डाटा अलग अलग तरह से काउंट किए जाते हैं, यानी हर स्केल पर ये डाटा ऑलमोस्ट इक्वल बट अलग अलग आ सकते हैं। हम अपनी एनसीईआरटी के अंदर पोलिंग स्केल के बारे में बात करते हैं क्योंकि पोलिंग ही ऐसा था जो बॉन्ड एनर्जी पर बेस्ड बात करता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डाटा पोलिंग स्केल पर बॉन्ड एनर्जी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किए जाते हैं और वही इलेक्ट्रोनेगेटिव डाटा सबसे ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। मुलिकन ने आइसोलेटेड एटम मानकर यानी आईपी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का एवरेज निकाला। ऑड्रेड-रोशो ने एक एटम की रेडियस को कंसीडर करके फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव डाटा कैलकुलेट किया। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि बॉन्ड एनर्जी पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डाटा किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है, आंसर क्या जाएगा, पोलिंग स्केल। क्वेश्चन बोला जाए आईपी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के एवरेज से जो डाटा कैलकुलेट होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डाटा किसके अकॉर्डिंग आया, मुलिकन स्केल के अकॉर्डिंग। और अगर क्वेश्चन बोला जाए कि एलिमेंट एक्स की एटॉमिक रेडियस आपको दी गई है और उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको कैलकुलेट करना है, ये कौन से स्केल के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑड्रेड-रोशो स्केल। ये था हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम लोग आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 88 पर, इसी कंटेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अगले पैराग्राफ में।
नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अगले पेज पर आप आ जाए, पेज नंबर 88 पर। देखो बच्चों, मैंने पहले भी बोला है कि पेज नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जहां ये टेबल 3.8 या फिगर 3.7 दिया हुआ है, उसी के जस्ट ऊपर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम लोग बात करें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने क्या बोला कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड मॉलिक्यूल, यानी कि किसी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। जैसे यहां लिखा हुआ है कि इन 1922 असाइन आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ 4.0 टू फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन की मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान ली गई कि 4.0 होती है। द एलिमेंट कंसीडर टू हैव द ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। अंडरलाइन किया बच्चों यहां पर आप लोगों ने। इन्होंने यहां पर बोला है कि बॉन्डेड मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, यानी अगर बॉन्ड अलग अलग बन रहे हैं तो किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, देखो यहां पर अगर सपोज हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है जैसे SO2 और एग्जांपल दिया हुआ है SO3, यहां सल्फर एटम सेम है, बट सल्फर एटम कितने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है? 2 ऑक्सीजन से। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +4। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +6। यानी सल्फर 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहां सल्फर 3 ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर इस जगह जब दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है। अच्छा, अब बात करें एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर हम लोग ये जानते हैं कि Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज। क्यों होगी? क्योंकि Z इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करता है। Z इफेक्टिव न्यूक्लियस का चार्ज है और न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ साथ Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो किसी बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। यानी इस सल्फर +4 और सल्फर +6 में सल्फर +6 के ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि यहां सल्फर जिस पर +6 चार्ज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस पर +4 चार्ज है उससे ज्यादा होगी। जबकि पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर ये हमारे पास होता है 2.5, लेकिन ये आर्बिट्रेरी वैल्यू निकाली गई है एवरेज। जबकि अगर कंपाउंड हमारे पास अलग अलग हैं तो उन सब में उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी, यानी वो कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। इसी बात को हम एक और एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहां हमने ले लिया एग्जांपल CH4, यहां ले लिया हाइड्रोजन और यहां ले लिया लिथियम हाइड्राइड। आप इन सब में अंतर देख सकते हो कि यहां जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है बच्चों? नॉन मेटल के साथ। जबकि यहां जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? मेटल के साथ। और अब यहां पर इस जगह पर मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ, जब ये नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो इस हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +4, तो उसके कारण इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? -4। जबकि ये हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, इसका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। मेटल के साथ जब भी हाइड्रोजन जुड़ेगा तो यहां पर लिथियम पर चार्ज +1 और हाइड्रोजन पर चार्ज क्या आएगा? -1। इन तीनों कंपाउंड में अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करें तो यहां पर -4, 0 और +1, यहां हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज, हाइड्रोजन पर 0 चार्ज और यहां हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज। हमने बोला है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर Z इफेक्टिव बढ़ता है और Z इफेक्टिव बढ़ने के साथ En बढ़ती है। तो क्या आप इन तीनों कंपाउंड में ये बोल सकते हो कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है? नहीं। तो बच्चों एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन नेट में हमारे पास बहुत आते हैं। अब ये बताओ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर इन तीनों में क्या इक्वल आएगा? नहीं। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां महसूस करेगा? जिस पर चार्ज कैसा हो? पॉजिटिव। पॉजिटिव +1 चार्ज किस पर आ रहा है? CH4 में। यानी CH4 की में हाइड्रोजन की En, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में यहां पर,
क्योंकि यहां +1 था हाइड्रोजन पर और चारों हाइड्रोजन का मिलाकर कितना है +4। उसके बाद हाइड्रोजन मोलिक्यूल आ जाएगा, देन उसके बाद आ जाएगा LiH, क्योंकि यहां -1 है और यहां 0 है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम पर डिपेंड करती है। इस बात को हम लोगों को एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, अंडरलाइन करो बच्चों उसी के नीचे वाले पैराग्राफ पर। यहां देखो, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट, लिखा हुआ है यहां पर, इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टू विच इट इज बाउंड। जिनसे ये बाउंड हुआ है उसके ऊपर उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगी। जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में कितनी होती है 2.1, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन हमने अभी देखा कंपाउंड में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनके बॉन्डेड एटम पर डिपेंड करती है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग आ रही है तो हम इसको मेजर कैसे करें? इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसको कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। इसी में अगले पैराग्राफ पर आप लोग अंडरलाइन करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। वी कैन से लिथियम से फ्लोरीन तक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। यहां देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सॉरी यहां पर इस जगह आ जाएगा, यहां पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। सबसे ज्यादा यहां पर जेड इफेक्टिव किसका होगा? यहां पर फ्लोरीन का। इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो जाएगी? लिथियम। लेकिन कब? जब ये एलिमेंट की फॉर्म में है। अदरवाइज आप लोग अभी क्वेश्चन में क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन जब ये बॉन्ड बना गए तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगा उसकी ईएन उस कंपाउंड में सबसे ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर बच्चों? अगर एलिमेंट दिए हुए हैं, कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है, तो फिर उसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है और लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे मिनिमम। लेकिन अगर जब वही कंपाउंड में दिया हुआ है तो हमें इनकी क्या निकालनी पड़ेगी? ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी पैराग्राफ में नीचे अंडरलाइन करो, द अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस एज द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। देखो बच्चों, हम लोगों ने बोला है कि एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिक्रीज। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज। टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस नंबर ऑफ शेल के साथ क्या होती है? इंक्रीज। बट टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होता जाएगा? दूर। और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर क्या होती जाएगी? कम। न्यूक्लियस के आने वाले इलेक्ट्रॉन पर जिसको अट्रैक्ट करेगा उस पर होल्डिंग कम रहेगी, तो इसलिए उसकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम रहती है। यानी ईएन टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा? कम होगा। अंडरलाइन करो बच्चों इसको। The electronegativity also increases. On the same account, electronegativity values decreases with the increase in atomic radii down a group. The trend is similar to that of ionization enthalpy. देखो इन्होंने यहां पर एक बहुत जबरदस्त वाली बात बोली है कि ये ट्रेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग चलता है। यहां पर इस जगह पर देखो बच्चों, यहां एक ट्रेंड इन्होंने बनाया हुआ है, यहां पर इसको भी आप लोगों को फॉलो करना है। ये बहुत ही जबरदस्त ट्रेंड है। एक पीरियोडिक टेबल में पूरा हम लोग अगर बात करें, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है। देखो यहां पर दिया हुआ है, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की ओर जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो बढ़ रही है क्या? जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नीट में बहुत आते हैं। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, राइट टू लेफ्ट जाने पर। अच्छा, यहां पर अगर हम लोग बात करें, इस जगह देखो इन्होंने पी ब्लॉक से एस ब्लॉक की ओर एरो बनाया हुआ है। किसका? एटॉमिक रेडियस का। एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा किसकी? मेटेलिक रेडियस। और सबसे कम कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि वान डेर वाल रेडियस तो बॉन्डेड ही नहीं है, तो फिर हम कैसे बात करें? इसलिए इन्होंने एरो राइट टू लेफ्ट बनाया है। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगा। आई होप ऑल आर क्लियर बाय दिस फिगर 3.7। इसी में टॉप टू बॉटम और टॉप टू बॉटम अगर यदि हम आए
तो बॉटम टू टॉप अगर जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, बॉटम टू टॉप पर जाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, बॉटम टू टॉप जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी। देखो इन्होंने यहां पर दिया हुआ है इस जगह पर, और टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, यानी ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। रिमेनिंग तीनों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीनों टॉप टू बॉटम आने पर क्या होती है? कम होती है। जबकि अगर क्वेश्चन में आ जाए बॉटम टू टॉप तो यही तीनों प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी? इंक्रीज। और अगर बॉटम टू टॉप जाए तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो बच्चों इस बात को जरूर याद रखना। अच्छा, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, हमारे लिए ये पॉइंट भी बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग फैंटास्टिक ट्रिपल स्टार मार्क करके रखें। मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा कहां होते हैं? एस ब्लॉक या पी ब्लॉक? एस ब्लॉक, क्योंकि एस ब्लॉक में कौन मिलता है? मेटल। और पी ब्लॉक में कौन मिलता है? नॉन मेटल। तो देखो यहां पर पी ब्लॉक से जब एस ब्लॉक की ओर हम लोग आ रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहे हैं, जबकि एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की ओर अगर हम जा रहे हैं तो कौन से कैरेक्टर बढ़ेंगे? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो बच्चों ये एरो पर हमारे पास निट के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आप लोग इसको जरूर ऑब्जर्व करके रखें। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आप लोग खुद भी इसको पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखें। देखो यहां टेबल 3.8 में 8A में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डाटा दिए हुए हैं। यहां पर जैसा हम लोग ऑलरेडी स्टडी करके आए हैं कि लिथियम से फ्लोरीन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार इंक्रीज हो रही है। बच्चों डाटा भी हम लोग याद कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर इन्होंने एक एवरेज वैल्यू निकाली, इसमें ऑब्जर्व क्या करना है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन की मैक्सिमम डाटा 4.0, लिथियम का डाटा 1.0। टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। फ्लोरीन से क्लोरीन पर भी आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। लेकिन जैसे कार्बन, इस जगह देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्होंने क्या दी हुई है? इक्वल। डाटा इन्होंने इक्वल दिए बिकॉज ये डाटा किस पर है? पोलिंग के डाटा। लेकिन हमने बोला कि कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती, ये बॉन्डेड एटम पर डिपेंड करती है, तो हम इसको ऑलमोस्ट इक्वल बोल सकते हैं। और यहां पर जब इसमें कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा उसके सराउंडिंग एटम्स को जरूर देखा करें और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रिडिक्शन किया करें। यहां पर देखो जैसे फास्फोरस, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर कितनी दी गई है? 2.1। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोगों ने किसके लिए लिखी थी अभी? 2.1 हाइड्रोजन के लिए। तो ऐसे यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ डाटा यहां पर क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर क्या दी गई है? इक्वल। बट इक्वल नहीं हो सकती, ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा उसके सराउंडिंग एटम्स पर डिपेंड करती है। यहीं पर टेबल नंबर 3.8 बी में जरा देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, टॉप टू बॉटम अगर यदि हम लोग आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हुआ। यहां इलेक्ट्रॉन डाटा ऑलमोस्ट इक्वल आ, बट अगर यदि हम साइज के अकॉर्डिंग अगर यदि हम बात करें तो फिर यहां पर पोटेशियम और रुबिडियम में डाटा बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो फिर हमारे लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि इन पोटेशियम रोडियम का इक्वल होगा, फिर इनके सराउंडिंग एटम्स पर ये डिपेंड करेगा। तो हमारे लिए जनरल ट्रेंड हो गया कि टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ये याद रखें कि पोटेशियम रुबिडियम का डाटा अगर बोल दिया जाए पोलिंग स्केल पर तो फिर ये क्या डाटा रहेगा? इक्वल। इसी प्रकार से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन में देखो यहां पर टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो जनरल ट्रेंड्स में तो बच्चों यही होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम आने पर क्या होती है? डिक्रीज होती है। और लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। यहां से हमारे पास एक कंक्लूजन निकल के आता है इस जगह पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करती है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर कौन से कैरेक्टर बढ़ते हैं? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। यहां पर अगर यदि हमारे पास ऑब्जर्व किया जाए मेटल और नॉन मेटल में, मेटेलिक कैरेक्टर
हमारे पास ये आईपी की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग निकल के आते हैं, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी बच्चों क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करना, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी पर देखा जाता है, जबकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किससे देखे जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। मेटल और नॉन मेटल कभी भी इनको एक साथ कंपेयर ना करें। हाँ, मेटल से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कब बढ़ेंगे, जब हम एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की ओर आ जाएं। ये मेटेलिक कैरेक्टर होगा एस ब्लॉक में, जबकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसमें होगा, पी ब्लॉक के अंदर। मेटल में मेटेलिक कैरेक्टर देखे जाते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, जबकि नॉन मेटल में यहां पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखे जाते हैं किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। अब यहां पर अगर यदि आपसे बोला जाए कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया, मेटल में रिएक्टिविटी जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, और जो जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल में। हमेशा ये बात याद रखो कि मेटल में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी से देखा जाता है, और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी से देखा जाता है। और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी यहां पर इस जगह टॉप टू बॉटम अगर यदि हम लोग आ जाएं ग्रुप में, हम लोग बात कर रहे हैं, तो रिएक्टिविटी इस जगह बोलो बच्चों क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी ऑर्डर रिएक्टिविटी का इस जगह पर यहां पर बन गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। जबकि यहां पर अगर हम बात करें रिएक्टिविटी का ऑर्डर इस जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बताओ इलेक्ट्रॉन को कौन तेजी से अट्रैक्ट करेगा, फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि मेटल या नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी पर, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बोलो बच्चों रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी, फ्लोरीन। हम बोल सकते हैं एस ब्लॉक में रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती है, जबकि पी ब्लॉक में रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगी, डिक्रीज। तो हमारे पास यहां पर इन डाटा से ये एक कंक्लूजन और निकल के आता है। यहां एनसीईआरटी के पेज नंबर इस जगह 89 पर, या बच्चों देखो मैंने यहां लिखा हुआ है प्रेडिक्ट ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, इसी के जस्ट ऊपर वाले पैराग्राफ पे हम लोग बात कर रहे हैं। जो पॉइंट हम लोगों ने अभी डिस्कस किए, यहां पर नॉन मेटेलिक एलिमेंट हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, हम लोगों ने पढ़ा। देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होंगे, जैसा हम लोग अभी ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं। It can further extend to say that electronegativity is inversely related to the metallic property। ये भी हम लोग यहां पर बोल सकते हैं इस जगह पर। तो ये पॉइंट अंडरलाइन करके रखो, इससे हमारे एग्जाम में यहां पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, रिएक्टिविटी एस ब्लॉक में और रिएक्टिविटी पी ब्लॉक में। अगर एस ब्लॉक में रिएक्टिविटी देखना है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी से देखेंगे, और अगर यदि पी ब्लॉक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है तो फिर हम लोग वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखेंगे। यहां पर देखो, thus the increase in electronegativity across the period is accompanied by an increase in non-metallic properties or decrease in metallic properties of element. Similarly, the decrease in electronegativity down a group is accompanied by a decrease in non-metallic properties for increase in metallic properties of element. तो यहां से इसको अंडरलाइन करें। एक बार हमने रीडिंग लगाना था, हमने रीडिंग लगा लिया, बट इस बात को हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेन भी कर लिया, पूरा समझ लिया कि किस प्रकार से मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। अब जब हमारे पास बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी शुरू हुई है, तो हम लोग यहां पर अब इसमें बात करेंगे इसके बॉन्डेड एटम की एप्लीकेशंस के बारे में, कि यहां पर हम लोग किस प्रकार से इनकी एप्लीकेशन को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहां पर हम लोग इसमें बात करेंगे कि जब बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टीज आ गई इस जगह पर,
बॉन्डेड एटम से यहां पर बन गया इस जगह पर मोलिक्यूल्स, और मोलिक्यूल्स आते ही हमारे पास उसमें तीन तरह की प्रॉपर्टीज आती हैं। एसिडिक कंपाउंड क्या होगा, वहां पर बेसिक कंपाउंड क्या होगा, और जो एसिडिक और बेसिक की तरह प्रॉपर्टीज रखता है वो नेचर कैसे एक्सप्लेन की जाती है। देखो जरूर बच्चों, यहां पर हम लोग बात करें, इसमें आप लोगों ने पढ़ा भी है कि जैसे इस जगह यहां पर Na2O सोडियम +1, यहां पर MgO +2, एल्यूमिनियम इस जगह पर आ गया, यहां पर +3, सिलिकॉन SiO2 +4, फॉस्फोरस P2O5 +5, और SO3 यहां पर +6, और Cl2O7 +7। यहां देखो इस जगह पर लेफ्ट टू राइट जाने पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है। इन कंपाउंड की नेचर हमें जब पता लगानी है तो यहां पर कंपाउंड की नेचर हमेशा उसको किस में डालकर चेक किया जाता है, वाटर। वाटर में डालने पर जैसे सोडियम का ऑक्साइड क्या बनाएगा, NaOH। बताओ बच्चों कैसी नेचर है, बेसिक। आजकल जो लेटेस्ट फैशन बना हुआ है वो लिटमस पेपर के साथ बना हुआ है, तो बच्चों ये बात भी जरूर याद रखो कि यहां पर एक बेसिक सॉल्यूशन लिटमस पेपर को क्या करेगा, ये करेगा रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू में कन्वर्ट करेगा। यहां पर जबकि Cl2O7 को वाटर में डालने पर यह बनाएगा HClO4, और जो कैसा कंपाउंड है, एसिडिक कंपाउंड है। और एसिडिक कंपाउंड का पता किससे लगाएंगे, यहां पर ये लिटमस पेपर कौन सा वाला, ब्लू को किस में कन्वर्ट करेगा, रेड में, क्योंकि एसिड ब्लू को रेड लिटमस पेपर में और बेसिक रेड लिटमस पेपर को ब्लू में। लेकिन अगर कोई कंपाउंड कंसंट्रेशन पर डिपेंड हो जाए, जैसे Al2O3, ये एसिड से भी रिएक्शन करेगा और ये बेसिक से भी रिएक्शन करेगा, और जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर जाए दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। तो यहां पर अब मुझे आप लोग एक बात बता दो, एस ब्लॉक में क्या मिलते हैं, मेटल। मेटल के कंपाउंड कैसे होंगे, बेसिक। पी ब्लॉक में क्या मिलते हैं, नॉन मेटल। नॉन मेटल के कंपाउंड कैसे होंगे, एसिडिक। एसिडिक कंपाउंड कहां मिलेंगे, पी ब्लॉक में। बेसिक कंपाउंड कहां मिलेंगे, एस ब्लॉक में। एसिडिक कंपाउंड कहां मिलेंगे, पी ब्लॉक में। बेसिक कंपाउंड कहां मिलेंगे, एस ब्लॉक में, क्योंकि एस ब्लॉक में क्या मिलता है, मेटल, और पी ब्लॉक में हमें क्या मिलते हैं, नॉन मेटल। तो हमारे पास यहां से एक कंक्लूजन और निकल के आया, जैसे हम लोग बात करें इस जगह पर एसिडिक नेचर यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, या हम लिख सकते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। यहां पर इस जगह पर यह भी कंक्लूजन हम लोग याद रख सकते हैं, केवल यहां पर इस जगह जैसे H2SO4 और H2SeO4 दोनों पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया, +6। अब जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ जाए तो फिर हम आंसर निकालेंगे किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सल्फर और सेलेनियम में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, सल्फर की, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या आ गया, H2SO4 ज्यादा होगा H2SeO4 में। हम लोग यहां पर इसी प्रकार से एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक कंपाउंड के बारे में जान सकते हैं। अब देखो कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं हमारे पास जो न एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं ना बेसिक बिहेवियर, न एसिडिक कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं ना बेसिक कंपाउंड से। उनको हम लोग यहां पर बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। और न्यूट्रल ऑक्साइड हमारे पास जैसे CO, यहां पर NO, यहां पर N2O, और कई जगह पर वाटर को भी दे दिया जाता है, तो इन्हें हम लोग न्यूट्रल। तो ये भी याद रखो, हमारे पास एस ब्लॉक में मिलते हैं मेटल और वो बनाते हैं बेसिक कंपाउंड, पी ब्लॉक में मिलते हैं नॉन मेटल, वो बनाते हैं एसिडिक कंपाउंड। और यहां हमने देख लिया पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। तो अगर यदि हम लोग बात करें यहां पर एसिडिक कैरेक्टर के ऑर्डर की, जैसा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो ऑर्डर आ जाएगा एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की ओर जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता ही चला जाएगा। यहां पर अब जैसे हम लोग बात करें
हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, वो कहलाते हैं एम्फोटेरिक, जबकि कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड बेस किसी से भी रिएक्शन नहीं करते, वो कहलाते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। इन पॉइंट्स को हम लोग एनसीईआरटी में भी अंडरलाइन करने वाले हैं। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं इस जगह पर सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 3.8 पर, जहां पर इन्होंने कंपाउंड की बनाने की नेचर के बारे में डिस्कस किया है। यहां प्रॉब्लम नंबर 3.8 में इस जगह पर यहां देखो प्रॉब्लम नंबर 3.8 में क्वेश्चन दिया हुआ यूजिंग द पीरियोडिक टेबल प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हिच माइट बी फॉर्म्ड बाय द सिलिकॉन एंड ब्रोमीन। अब जरा बच्चों हम देखें सिलिकॉन, सिलिकॉन कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, पॉजिटिव। ब्रोमीन कैसा शो करेगा, नेगेटिव, क्योंकि इसमें कुछ मेटेलिक कैरेक्टर मेटलोइड्स एलिमेंट की तरह होता है और ब्रोमीन तो बिल्कुल नॉन मेटल है। तो इनके बीच में अगर यदि हमें कंपाउंड बनाना हो तो हमें इनकी वैलेंसी का यूज करना पड़ेगा। जैसे सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है, जबकि ब्रोमीन की एक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, यानी यहां पर ये रखेगा 1। तो इनको अगर यदि बैलेंस किया जाए तो इनसे मिलाकर बनने वाला कंपाउंड क्या आ जाएगा, SiBr4। यहां पर ये चार्ज हो जाएगा, यानी सिलिकॉन पर चार्ज +4 और यहां पर ब्रोमीन पर चार्ज -1, तो ये कंपाउंड हमारे पास यहां बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है एल्यूमिनियम और सल्फर से। देखो यहां पर ये तो था ए वाला कंपाउंड, ये बी वाला कंपाउंड, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम पर हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव +3 यानी वैलेंसी +3 है, यानी वैलेंसी 3 है, जबकि सल्फर, सल्फर पर माइनस चार्ज -2 होगा। ये नॉन मेटल है, ये मेटलोइड्स एलिमेंट की तरह काम करता है, सॉरी यहां पर मेटल की तरह काम करेगा। +3 और -2 अगर इनको बैलेंस किया जाए तो कंपाउंड यहां बनकर आएगा Al2S3। जरा देखो यहां पर सिलिकॉन इज ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट विद ए वैलेंसी ऑफ 4। देखो दिया हुआ है बच्चों यहां पर। ब्रोमीन बिलोंग्स टू द हैलोजन फैमिली विद ए वैलेंसी ऑफ 1, बिल्कुल दिया हुआ है। हेंस फॉर्मूला क्या बना, SiBr4। यहां पर एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 13 विद वैलेंसी कितनी, 3, जो हम लोगों ने यहां +3 शो किया है। सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 16 एलिमेंट, वैलेंसी 2। ऑक्सीजन की तरह वैलेंसी शो करता है, जैसे ऑक्सीजन पर चार्ज -2 होता है। तो इनसे बनने वाला फॉर्मूला क्या आया, Al2S3। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज करके कंपाउंड का फॉर्मेशन भी करते हैं और हमने उनकी नेचर भी निकाली है वहां से। देखो यहां स्टूडेंट टेबल नंबर 3.9 में इस जगह पर यहां पे 3.9 में यहां पर देखो टेबल में कंपाउंड बनाए हुए, फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड लिथियम। अब एस ब्लॉक के हाइड्राइड अगर बनाएंगे दोनों की वैलेंसी 1 है, लिथियम का हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड। तो आप इन कंपाउंड को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। कंपाउंड में देखो सेकंड ग्रुप का हाइड्राइड क्या बनेगा, कैल्शियम पर चार्ज +2, हाइड्रोजन पे चार्ज -1, दोनों से मिलाकर कंपाउंड क्या बना, कैल्शियम हाइड्राइड। देखो यहां बनाया हुआ है। अगर हम लोग बोरोन के हाइड्राइड की अगर बात करें या एल्यूमिनियम के हाइड्राइड की बात करें, एल्यूमिनियम पर चार्ज क्या होगा, +3, हाइड्रोजन पर चार्ज -1। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, जबकि एल्यूमिनियम मेटल की तरह काम करेगा, तो इनके बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, LS3। यहां पर दिया हुआ है, यहां पर B2S6 या BS3 कंपाउंड जो भी दिया जाए इस जगह पर, यहां पर BS3 भी दिया जा सकता है। 14 ग्रुप के एलिमेंट के हाइड्राइड अगर बनाए तो उनकी वैलेंसी 4 होती है, तो टोटल 4 हाइड्रोजन यहां पर लगेंगे। देखो आप यहां देख सकते हो 15 ग्रुप में यहां पर वैलेंसी 3 भी होती है और वैलेंसी यहां पर 5 भी होती है, तो यहां पर 3 के अकॉर्डिंग यहां कंपाउंड बनाए हुए हैं। 16 ग्रुप में यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जब नॉन मेटल से जुड़ता है तो नॉन मेटल के साथ जब जुड़ता है तो हाइड्रोजन चार्ज क्या आ जाता है, +1। इस बार ऑक्सीजन पर चार्ज -2 और हाइड्रोजन पर चार्ज क्या होता है, +1। ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है कि जब मेटल के साथ जुड़ेगा विद मेटल के साथ तो हाइड्रोजन माइनस शो करेगा
और विद नॉन मेटल के साथ जब जुड़ेगा तो ये क्या शो करेगा, +1। जैसे यहां अब इन दोनों से मिलाकर कंपाउंड बनाए तो हाई कंपाउंड बन जाएगा वाटर। देखो जैसे यहां पर दिया हुआ है हेलोजन फैमिली के साथ HFHCl HBr तो इस प्रकार से आप कंपाउंड को ऑब्जर्व कर सकते हो। इसी प्रकार से इन्होंने ऑक्साइड बनाए हुए हैं यहां पर, फर्स्ट ग्रुप के ऑक्साइड, सेकंड ग्रुप के ऑक्साइड, थर्ड ग्रुप के ऑक्साइड, फोर्थ ग्रुप के ऑक्साइड, CO2 SiO2 जर्मेनियम ऑक्साइड, टिन, लेड, 15 ग्रुप के ऑक्साइड। देखो +3 और +5, ये +3 में भी बना हुआ है और ये +5 में, सब +3 और +5 दोनों में बने हुए यहां पर बिस्मथ को छोड़कर, क्योंकि यहां पर होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसलिए ये +3 में ही कंपाउंड बनाता है। ग्रुप नंबर 16 में SO3 ACO3 TeO3 इस प्रकार का कंपाउंड। ग्रुप नंबर 17 में Cl2O7। और भी ऑक्साइड बनते हैं लेकिन वो सॉलिड स्टेट में ना बनकर एक्वस स्टेट में रहते हैं, इसलिए यहां पर शो नहीं किए जाते। यहां पर देखो बच्चों एनसीईआरटी में लास्ट में एक पैराग्राफ और दिया हुआ है जिसमें से भी कभी कभी यहां से क्वेश्चंस निकल के आते हैं, इसको भी आप लोग अंडरलाइन करो। एनामोल्स प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। हमारे पास जो सेकंड पीरियड एलिमेंट होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब एक्सट्रीमली स्मॉल साइज रखते हैं। यानी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पीरियड के कंपैरिजन में अगर बात करें तो वहां एक साइज नॉर्मल आती है, जबकि इनका यहां पर इस जगह पर साइज जो एक्चुअल में होना चाहिए उससे स्मॉलर होता है। और उसका कारण होता है, यहां देखो दिया हुआ है, द एनोमलस बिहेवियर इज एट्रिब्यूटेड टू देयर स्मॉल साइज, लार्ज चार्ज, रेडियस रेशियो एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट। तो इनका साइज छोटा होता है, इसके कारण इन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है। पोलराइजिंग पावर बढ़ने पर पोलराइजेशन, आप लोगों ने एलन केरी इंस्टीट्यूट की क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। अब जैसे यहां पर हमारे पास पॉइंट आया इस जगह पर लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन। लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन की बात करें, सबसे पहले बात करें लिथियम। देखो यहां टेबल दी गई है, लिथियम और सोडियम में किसका साइज बड़ा है, सोडियम का मेटेलिक रेडियस। लिथियम और सोडियम में आयनिक रेडियस किसका बड़ा है, सोडियम का ही बड़ा है। अब यहां पर हमारे पास इस जगह पर लिथियम की प्रॉपर्टी मतलब बहुत जो एग्जैक्टली होना चाहिए उससे कम होती है आयनिक रेडियस, यानी मेटेलिक रेडियस में बहुत डिफरेंस नहीं आ रहा, लेकिन जब आयनिक रेडियस आप देखोगे तो लिथियम का आयनिक रेडियस सोडियम के कंपैरिजन में थोड़ा सा बहुत कम आ रहा है, थोड़ा सा नहीं बहुत कम आ रहा है। और जब बहुत कम आ रहा है इसका मतलब लिथियम जब कंपाउंड बनाता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और उसी के कारण इसके बनने वाले कंपाउंड कैसे होते हैं, कोवलेंट। अब यहां पर लिथियम की जो एग्जैक्ट रेडियस आ रही है वही रेडियस ऑलमोस्ट किसके इक्वल आ रही है, मैग्नीशियम के। तो यहां पर हमारे पास आयनिक रेडियस में लिथियम +1 और मैग्नीशियम +2 एक डायगोनल रिलेशन रखता है, क्योंकि दोनों के चार्ज और साइज का रेशियो सेम है, या यूं बोल दें दोनों की रेडियस इस जगह 72 और यहां आ रहा है 70 इस जगह पर। यहां पर इस जगह देखो लिथियम का 76 और मैग्नीशियम का 72 आ रहा है, यानी यहां पर यहां पर 76 और यहां पर 72 आ रहा है। दोनों की रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल है और दोनों की रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल है तो इनकी प्रॉपर्टी में बहुत कुछ सिमिलरिटीज मिलती है जिसे हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, और इसके कारण इनकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या मिल जाती हैं, सेम। तो यहां देखो लिथियम और मैग्नीशियम में देखो इनकी प्रॉपर्टीज बहुत कुछ सेम आ रही है इस जगह पर। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें और बेरिलियम, यहां पर इस जगह देखो इस जगह आ जाएगा यहां पे बोरोन और इसके नीचे आ जाएगा यहां पर एल्यूमिनियम। अब जैसे बेरिलियम और एल्यूमिनियम की कुछ प्रॉपर्टी क्या रहेगी, ऑलमोस्ट सेम रहेगी, क्योंकि ये भी डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी सारी प्रॉपर्टी क्या आ जाए, सेम आ जाए। जैसे यहां पर हमारे पास इस जगह इन्होंने बोला हुआ है, इस जगह आप लोग इसको अंडरलाइन करोगे, जैसे बोरोन कैन ओनली फॉर्म BF4 माइनस आयन।
whereas the other member of the group can expand their valency to accompany more than more than 4 pair of electrons. एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम 6 बॉन्ड तक भी बना सकता है। इसी प्रकार से हम लोग और कंपाउंड के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम के बारे में आयनिक रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल होती है। डिपेंड करता है यहां पर इस जगह पर हमारे पास लिथियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस 2। बच्चों ये बात याद रखना कि अगर आयनिक रेडियस पूछा जाए तो ये ऑलमोस्ट इक्वल है, या फिर हम लोग यहां पर बोले कि एग्जैक्टली अगर क्वेश्चन आ जाए कि डाटा के साथ अगर यदि आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने के कारण यहां पर Z इफेक्टिव बढ़ता है और उसके कारण आयनिक रेडियस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए लिथियम प्लस की आयनिक रेडियस मैग्नीशियम प्लस 2 से ज्यादा होती है। यहां देखो एनसीईआरटी ने डाटा दिए हुए हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप ये पॉइंट जरूर याद रखें, अगर क्वेश्चन में ग्रेटर वाला साइन दिया हुआ है तो लिथियम प्लस की आयनिक रेडियस मैग्नीशियम प्लस 2 से ज्यादा होगी, और ऑलमोस्ट इक्वल तो हम जानते हैं बिकॉज दे शोज डायगोनल रिलेशनशिप। एनसीईआरटी के पेज नंबर 90 पर यहां पर इस जगह पर देखो, पेज नंबर 91 पर यहां पर एक पैराग्राफ और है हमारे पास 3.7.3 इस जगह पीरियोडिक ट्रेंड एंड केमिकल रिएक्टिविटी। जो कंपाउंड की नेचर हम लोगों ने पढ़ी है, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक। एसिडिक कंपाउंड कहां मिलेंगे? पी ब्लॉक में। बेसिक कंपाउंड कहां मिलेंगे? एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में क्या मिलते हैं? मेटल। पी ब्लॉक में क्या मिलते हैं? नॉन मेटल। मेटल क्या बनाएंगे? बेसिक कंपाउंड। नॉन मेटल क्या बनाएंगे? एसिडिक कंपाउंड। और इनके बीच में कौन से कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। इसके अलावा कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं CO, NO, N2O। क्लियर? ये सब कंपाउंड ना एसिड से रिएक्शन करते हो ना ही बेस से, इसी इन कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रल ऑक्साइड। इसके अलावा पीरियोडिक ट्रेंड्स की हम लोगों ने बात करी थी। टॉप टू बॉटम आने पर रेडियस इंक्रीज होगी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज होगी। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी विद सम एक्सेप्शन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होगी विद सम एक्सेप्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विदाउट एनी एक्सेप्शन लगातार इंक्रीज होगी। लेकिन इनर्ट गैस एलिमेंट कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो नहीं करते क्योंकि उनकी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं होती। इस बात को आप यहां पैराग्राफ में अंडरलाइन भी कर सकते हो। यही कहलाता है केमिकल रिएक्टिविटी के रेस्पेक्ट में पीरियोडिक ट्रेंड्स। द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस एज वी नो, मिला बच्चों पैराग्राफ, सेकंड नंबर का पैराग्राफ। द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस as we know generally decreases in a period from left to right as a consequence. The ionization enthalpy generally increases. इस पैराग्राफ को भी आप लोग पढ़ो, जैसा मैंने आप लोगों को बोला है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा। नोबल गैसेस बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं रखती, इसलिए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी कंसीडर नहीं की जाती। यहां पर ऑक्साइड की नेचर दी हुई है, इस पैराग्राफ को भी अंडरलाइन करो। यहां से हमारे नेट के एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो इस पैराग्राफ को भी पढ़ के रखो। क्या लिखा हुआ है? द नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट इज द मोस्ट बेसिक। यानी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पर कौन मिलेगा? मेटल, और उनके बनने वाले कंपाउंड क्या होंगे? मोस्ट बेसिक। Ne2O मिल गया। Whereas that formed by the element and extreme right is the most acidic। राइट साइड पर कौन मिलेगा? नॉन मेटल। नॉन मेटल कंपाउंड कहां मिलते हैं? पी ब्लॉक, और उनसे बनने वाले कंपाउंड क्या होंगे? एसिडिक। देखो Cl2O7 बिल्कुल याद रखो, ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट इन द सेंटर आर एम्फोटेरिक। बीच में कुछ कंपाउंड ऐसे मिलते हैं, इन्होंने यहां पर Al2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड दिया हुआ है। आप लोगों ने जो नोट्स में पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग याद रखो, ये तो मिल ही जाएंगे। इसके अलावा कुछ और लिखे हुए हैं, बेरिलियम, जिंक, टिन, लेड, उनको भी याद रखो क्योंकि हमारे नेट के एग्जाम में क्वेश्चन वो भी पूछ लिए जाते हैं। बट यहां नेट में बहुत कम दिया होता है, लेकिन आगे जो फर्दर चैप्टर आप लोग पढ़ोगे वहां पर उनके बारे में आप लोग को स्टडी करने का मौका मिल जाएगा। यहां लिखा हुआ है और न्यूट्रल CONO N2O amphoteric oxide behave as a acidic with bases and as basic with acidic, whereas neutral oxide have no acidic or basic property। तो न्यूट्रल ऑक्साइड ना तो एसिड से रिएक्शन करते हैं ना ही बेस से। जैसे यहां प्रॉब्लम नंबर 3.10 में बोला हुआ है कि Na2O और Cl2O7 केमिकल रिएक्शन विद वाटर
वाटर के साथ जब केमिकल रिएक्शन कराओगे, बोलो बच्चों ये कैसा कंपाउंड है, एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक के कंपाउंड कैसे होते हैं नेचर में, ये होंगे बेसिक, और बेसिक कंपाउंड वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaOH, देखो बना रहा है। जबकि Cl2O7 की नेचर कैसी होती है, एसिडिक, और एसिडिक कंपाउंड को वाटर में डालने पर ये क्या बनाएगा, HClO4। HClO4 नेचर में कैसा होता है, एसिडिक। अब यहां से हमारा क्वेश्चन आता है एक लिटमस पेपर के साथ। देखो इन्होंने यहां दिया हुआ है एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा, जबकि बेस यहां पर रेड लिटमस पेपर को क्या करेगा, ब्लू करेगा। तो ये भी लेटेस्ट मोड में आप लोग क्वेश्चन को याद रखो। इस प्रकार से हम लोगों ने यहां से एनसीईआरटी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस किया। एनसीईआरटी में आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर बहुत इजी सा आ रहा है, और हमारा जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, हमने जो बीच बीच में एग्जाम्पल आए हैं, मान के चलो नेट के एग्जाम में एज इट इज ये क्वेश्चन हमारे उठ के आ जाते हैं। तो हमारे पास एनसीईआरटी का भी ये पूरा आइडिया हमें मिल चुका है। नोट्स आप लोगों ने पढ़े एलन केरी इंस्टीट्यूट में क्लास में, और साथ में आप लोगों ने एनसीईआरटी की भी कंप्लीट स्टडी यहां पर करी। एनसीईआरटी में पीछे जो टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चन को भी हम लोग, कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है नेट के पर्पस से, उनको हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों यहाँ 3.12 में क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी के, ये क्वेश्चन यहां दिए हुए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज, नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम प्लस 2, रेडियम प्लस। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये हमारे नेट में कई बार क्वेश्चन आ गया है। इनमें बोला कि व्हाट इज कॉमन इन देम। अब जरा यहां देखो, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोराइड, यहां दिया हुआ है सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3। यहां अगर यदि हम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें तो यहां 10, यहां पर भी 10, यहां 10, यहां 10 और यहां 10, ये पूरी एक सीरीज क्या बन गई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज यहां पर। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज से निट ने अब तक तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है, तो बच्चों इसको जरूर और मान के चलो ये कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अब पूछा गया है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो एटॉमिक आयनिक रेडियस की, और आयनिक रेडियस में हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज बढ़ने पर आयनिक रेडियस ज्यादा होती है, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू बढ़ती है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, तो आयनिक रेडियस कम होगा। तो बोलो बच्चों ऑर्डर क्या आ जाएगा, आप लोग अपने आप निकाल सकते हो। इस जगह पर ऑर्डर आ जाएगा, सबसे बड़ा कौन, नाइट्राइड, फिर ऑक्सीजन -2, फिर F-, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2 एंड एल्यूमिनियम +3। तो फाइनल आंसर में अगर हमारे पास आ जाए, सबसे बिगर आयनिक रेडियस किसकी हो गई, N-3, सबसे स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस किसकी हो गई, एल्यूमिनियम +3 की। ये हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आयनिक रेडियस को कैलकुलेट करने का तरीका भी होता है। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस कम होगी। तो ये थी प्रॉब्लम नंबर 3.12। नाउ नेक्स्ट एनसीईआरटी की अगली प्रॉब्लम 3.17 के बारे में डिस्कस करें। 3.16 सॉरी 3.16 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेकंड पीरियड एलिमेंट द एक्चुअल आयनाइजेशन एंथैल्पी आर इन द ऑर्डर लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। इन्होंने बोला कि एक्सप्लेन करो बेरिलियम हैज। बेरिलियम और बोरोन में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है, जबकि बोरोन का 2s2 2p1 है। हम एनसीईआरटी पढ़ते वक्त भी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होती है, s की। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका है, बेरिलियम का। पेनिट्रेशन पावर कम किसकी है, p की। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अगर यदि बेरिलियम का होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान या मुश्किल, मुश्किल। इसलिए बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा होगी। इसी प्रकार से आप कंपेयर कर सकते हो सेकंड क्वेश्चन के बारे में, ऑक्सीजन हैज लोअर डेल्टा H देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। यहां नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन लेफ्ट टू राइट जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ता है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2p3, 2p4 एंड 2p5। यहां पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका आ गया, नाइट्रोजन का। इसलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से क्या होगी, ज्यादा। और हमारे पास ऑर्डर बन गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड
फ्लोरीन। फ्लोरीन का ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों हुआ? बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में फ्लोरीन का जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है, जिसको नाइट्रोजन भी यहां पर पीछा नहीं कर पाता और नाइट्रोजन के आयनेशन एंथैल्पी भी फ्लोरीन से कम ही होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इतना बढ़ जाता है कि ऑक्सीजन सबसे कम आयनेशन एंथैल्पी, देन उसके बाद नाइट्रोजन, देन सबसे ज्यादा आयनेशन एंथैल्पी किसकी हो जाएगी? फ्लोरीन की। इसलिए हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर ऐसा आता है। बच्चों यहां पर सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर दिया हुआ है, ये नीट के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए इस ऑर्डर को आप लोग जरूर याद रखें। नाउ नेक्स्ट एनसीईआरटी की प्रॉब्लम नंबर इस जगह पर, यहां पर 3.19 पर बात करें। इस जगह पर ये देखो, बोरोन टॉप टू बॉटम जाने पर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इस जगह पर कि टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस बढ़ता है और रेडियस के इंक्रीज होने पर यहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी आ रही है? बोरोन की। बोरोन का डाटा कितना दिया हुआ है? 801। एल्यूमिनियम का डाटा 577, गैलियम का डाटा 579, इंडियम का डाटा दिया हुआ है 558 और थेलियम का डाटा 589। बच्चों यहां डाटा के अकॉर्डिंग भी इस क्वेश्चन को जरूर याद रखो, क्योंकि हमारे नेट के एग्जाम में पिछले कुछ टाइम में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। अब यहां पर जरा हम लोग इस बात को ऑब्जर्व करते हैं, डाटा के साथ भी याद रखेंगे और जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो भी याद रखेंगे। इन्होंने क्वेश्चन बोला है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस डेविएशन फ्रॉम द जनरल ट्रेंड, यानी जनरल ट्रेंड में चेंज क्यों आया? देखो यहां पर एल्यूमिनियम और गैलियम में, एल्यूमिनियम से गैलियम पर जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए था, यानी एल्यूमिनियम का आयनाइजेशन एनर्जी गैलियम के कंपैरिजन में टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है? डिक्रीज। यहां पर ये होना चाहिए था, बट ये ऐसा नहीं हुआ। कारण गैलियम के जस्ट पहले कौन सी सीरीज आती है? 3D, और 3D की यहां पर शील्डिंग इस जगह पर यहां कैसी होती है? पुअर। और शील्डिंग कम होने पर हम जानते हैं कि Z इफेक्टिव बढ़ता है। अब टॉप टू बॉटम आने पर रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ने से आयनेशन एनर्जी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेकिन टॉप टू बॉटम एल्यूमिनियम से गैलियम पर जब आओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और उसके कारण आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा। अब इधर से आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रहा है और इधर से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रहा है। एक आयोनाइजेशन एंथैल्पी को बढ़ा रहा है, एक आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कम कर रहा है। तो हम बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कंपनसेट, और ऑर्डर आ जाएगा ऑलमोस्ट इक्वल। यहां देखो डाटा में बहुत ही कम डिफरेंस है, बट यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी टोटली किस पर डिपेंड करती है? जेड इफेक्टिव पर। तो बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी के लिए हमेशा जेड इफेक्टिव को डोमिनेट करवाया जाता है और गैलियम के जस्ट पहले कौन सी सीरीज आ रही है? 3D। गैलियम का जेड इफेक्टिव एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में प्रैक्टिकली ज्यादा है, दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम से गैलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर हम बात करें इंडियम से थेलियम पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होना चाहिए, बट यहां पर इसके जस्ट पहले कौन सी सीरीज आ गई? 4F। और 4F की शील्डिंग तो आप लोग जानते हो बहुत ही कम होती है, यानी Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी पहले तो केवल 2 का डिफरेंस आ रहा था, इस बार तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, यानी हम बोल सकते ऑलमोस्ट 20 के आसपास डिफरेंस आ रहा है, यानी बहुत ज्यादा बढ़ गया। कारण 3D के कंपैरिजन में 4F की शील्डिंग बहुत पुअर होती है, Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ता है, और वी नो अबाउट दैट आयनाइजेशन एनर्जी टोटली डिपेंड ऑन Z इफेक्टिव। दैट्स व्हाई इंडियम से थेलियम पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ऑर्डर हमारे पास अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इस जगह पर सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी हो गई? बोरोन। देन उसके बाद कौन आ गया? थेलियम। और फिर उसके बाद कौन आ गया? गैलियम।
फिर आ गया एल्यूमिनियम और फिर आ गया इंडियम। देखो बोरोन सबसे पहले, फिर आया थेलियम, फिर उसके बाद आया गैलियम, फिर उसके बाद आया एल्यूमिनियम और फिर आया इंडियम। अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि एल्यूमिनियम और गैलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट इक्वल है, तो हम आंसर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते और हमें यह भी मानना है कि ऑलमोस्ट इक्वल है। बट नाउ दिस टाइम, अभी कुछ सालों से क्वेश्चन में डाटा पूछ लिया जाता है कुछ जगह पर जिसमें वाकई वेरिएशन है, तो गैलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से ज्यादा है। तो यहां पर ज्यादा वाला ऑर्डर भी याद रखो और ऑलमोस्ट इक्वल वाला ऑर्डर भी आप लोग याद रखें। तो ये क्वेश्चन हमारे नेट के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बच्चों। इस क्वेश्चन के बारे में प्रैक्टिस आप लोग कर लो। नोट्स में भी आप लोगों ने पढ़ा है, जब आप एलन कैरी इंस्टीट्यूट की क्लासेस में आप लोग पढ़ रहे थे, वहां पर भी आपके टीचर से आपको ये ऑर्डर बताया है और ऑर्डर में ऑलमोस्ट इक्वल और ग्रेटर दोनों ही आप लोग याद रखो। नाउ नेक्स्ट एनसीईआरटी की प्रॉब्लम नंबर 3.20 पर बात करें। क्वेश्चन पूछा हुआ है, which of the following pair of element would have a more negative electron gain enthalpy। देखो क्वेश्चन आया, मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाते वक्त ये बोला था कि डेल्टा एच ईजी नेगेटिव किस बात को इंडिकेट करता है, रिलीज एनर्जी। और रिलीज एनर्जी तो होता ही क्या है, नेगेटिव में। यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अगर हम एनर्जी की टर्म्स में बात करें तो इलेक्ट्रॉन के प्रति जो अट्रैक्शन है वो एनर्जी की टर्म्स में हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो कभी भी नेगेटिव डाटा में नहीं फंसना। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में उतना ही ज्यादा होगा। यानी जितना बड़ा नेगेटिव का डाटा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतना ही ज्यादा होगा। आई थिंक अब आप लोगों को ये बहुत क्लियर हो गया होगा। हम बात करें इसके फर्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी डेल्टा एच नेगेटिव, या हम बात करें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, लेफ्ट टू राइट जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगा। यानी इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा कौन शो करेगा, फ्लोरीन। यानी कि फ्लोरीन का डेल्टा एच ईजी नेगेटिव ज्यादा होगा या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या, फ्लोरीन। इसी प्रकार से बात करें फ्लोरीन और क्लोरीन, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकंड पीरियड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। क्लोरीन है थर्ड पीरियड का और फ्लोरीन है सेकंड पीरियड का। तो क्लोरीन की अफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा हुई। इसका मतलब इसका डेल्टा एच ईजी डाटा नेगेटिव में ज्यादा होगा या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होगी। तो डेल्टा एच ईजी नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को। हमें नेगेटिव मोड पर जाना नहीं है, जितना ज्यादा नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ज्यादा है। तो फाइनल आंसर इसका क्या आ गया, क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा, क्लोरीन। ऑक्सीजन फ्लोरीन में किसकी ज्यादा, फ्लोरीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस अबाउट 3.38, considering the element boron, aluminum, magnesium and potassium, the correct order of their metallic character। देखो बच्चों, यहां पर मेटेलिक कैरेक्टर हम लोग जानते हैं, एस ब्लॉक में हमारे को क्या मिलते हैं, मेटल्स, हम लोग पढ़ चुके। पी ब्लॉक में हमारे को क्या मिलेंगे, नॉन मेटल्स। क्लियर। अब अगर हमें मेटेलिक कैरेक्टर निकालना है, हमारे पास एलिमेंट दिए गए हैं यहां पर बोरोन, एल्यूमिनियम, यहां पर मैग्नीशियम और पोटेशियम। बच्चों सबसे पहले एस ब्लॉक के मेटल्स को अलग कर दो। एस ब्लॉक के मेटल कौन कौन से हो गए हमारे पास, यहां पर पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। तो सबसे पहले पोटेशियम और मैग्नीशियम को हम लोग अरेंज कर दें। तो यहां पर इस जगह पर बेरिलियम, फिर आ जाएगा मैग्नीशियम और यहां पर लिथियम, सोडियम और यहां आ जाएगा पोटेशियम। हमें यहां दिया गया है मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। इसी प्रकार से पी ब्लॉक में अगर हम लोग यहां पर बात करें तो यहां पर इस जगह पर बोरोन और उसी के जस्ट नीचे दिया गया है एल्यूमिनियम। बोरोन और एल्यूमिनियम की अगर यदि हम लोग कंपेयर करें तो इस जगह पर यहां पर हमारे पास देखो टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो सबसे बॉटम पर कौन है, पोटेशियम, यानी इसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा।
पोटेशियम। अब पोटेशियम में मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है तो वो तो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो बच्चों आंसर तो बिल्कुल क्लियर हो गया। आंसर इज एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, दिल्ली। आंसर डी फॉर दिल्ली, पोटेशियम। उसके बाद एस ब्लॉक का मेटल कौन, मैग्नीशियम, देखो दिया हुआ है। अब हमारे को लेना है बोरोन और एल्यूमिनियम में। यहां पर एल्यूमिनियम हमारे पास इस जगह पर टॉप टू बॉटम आने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज, और मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। तो एल्यूमिनियम का मेटेलिक करेक्टर बोरोन के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा। तो एग्जैक्ट आंसर पहले एस ब्लॉक और फिर पी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम अरेंज आप लोग करते चले जाएं आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में। तो आंसर एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, देन फिर आ जाएगा बोरोन। और बोरोन को तो हम लोगों ने क्या माना हुआ है, मेटलॉइड्स में माना हुआ है। क्लियर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग बोरोन को, क्योंकि बोरोन की कुछ प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी ने बिल्कुल अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है और बोरोन के अलावा कोई ऐसा दूसरा एलिमेंट लिखा हुआ है जो मेटलॉइड है, तो पहले बच्चों आंसर उसको देना, बोरोन को बाद में कंसीडर करना, क्योंकि एनसीईआरटी ने बोरोन के बारे में यहां नहीं